साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 30 नवंबर 1944 में मैत्रेयी पुष्पा जी का जन्म हुआ। मैत्रेयी पुष्पा जी लेखन में बेशक देर से आती हैं, लेकिन जब आईं तो बहुत दुरुस्त तरीके से आईं और उन्होंने ऐसे पात्र गढ़े जिनके बरक्स स्त्री जीवन और समाज और खास करके लोक परिवेश, उसमें भी आप बुंदेलखंड के एक एक रेसे को देख पाएंगे। अब मैडम 76वां बसंत पार कर चुकी हैं। धीरे धीरे यह एक लंबा समय इन्होंने अपने जीवन का देखा जिया है। तो आज जन्मदिन के विशेष अवसर पर हम वह बातें करेंगे जो छूट गई हैं, जो रचनाओं के इतर रहीं। शायद उसकी जिज्ञासा हम सबके मन में शुरू से बनी रही कि हमें यह भी जानने चाहिए। तो 76वां जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ हम मैम का पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैम हम सवाल शुरू करें? जरूर जरूर करें। जी मैम। हमारा पहला सवाल है कि चूंकि आप जीवन का लगभग 76 बसंत देख चुकी हैं और अपने इस जीवन को आप किस तरह से याद करना चाहेंगी, बचपन से लेकर अब तक आपको कैसे कैसे अनुभव रहे वो हमारे दोस्तों से साझा करें जो शायद आत्मकथाओं से भी छूट गए हों। देखो जो पूरा जीवन इतना लंबा जिया है वो एक भाग में नहीं आ सकता कि मैं एक भाग में समेट दूं। मेरे ख्याल में हर एक ही जो भी इंसान होता है उसके भी कई पार्ट होते हैं जीवन के। ऐसे ही मेरे भी रहे। एक बचपन था जो कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ पढ़ा और कहाँ कहाँ पला पुसा जो भी है ना। एक तो बचपन है, फिर किशोरावस्था आती है। तो किशोरावस्था के अपनी जरूरतें भी होती हैं, अपनी भावनाएं भी होती हैं, अपनी आकांक्षाएं भी होती हैं। बच्चे के मन में इतना नहीं होता जितना किशोर होते हुए वो नई दुनिया में जैसे जाता है। तो उस नई दुनिया को जब याद करती हूँ तो कई बार तो बहुत आश्चर्य भी होता है और कई बार लगता है कि क्या बेवकूफ जैसी थी, या कई बार लगता है कि नहीं मेरी नजर क्या इतनी मेरी नजर में इतनी पकड़ थी कि लोगों के चरित्र को, लोगों की बातों को, लोगों की खूबसूरती को, लोगों की के आकर्षण को ऐसे पकड़ती थी। तो किशोरावस्था के तो बहुत धंधे हैं। तो किशोरावस्था में जो हुए, किशोरावस्था के कोई ऐसे किस्से जो अक्सर दोस्त मित्र और मंडली में हुआ करती है, खास परिहास की, क्या जो आप हम लोगों से साझा करना चाहें? हाँ हाँ। मैं पहले बता दूं, जो मैं लिख भी चुकी हूँ, बताती भी रहती हूँ, वो बहुत छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन फिर बता देती हूँ क्योंकि यहाँ जरूरी है। मैं लड़कियों में नहीं, बहुत कम पढ़ी हूँ, एक आध साल मैं लड़कों में ही पढ़ी हूँ। तो जाहिर है लड़कों से हमारे यहाँ एक पर्दा रखा जाता है, उनसे वो वाली सारी बातें नहीं कही जाती जो लड़कियों में कही जाती हैं। लेकिन मेरा पर्दा बहुत कम रहा क्योंकि साथी ही लड़के थे, उन्हीं के साथ जाना, उन्हीं के साथ आना। हमारा गांव इंटीरियर में था तो पैदल चलने का रास्ता था, तो लगभग 6 किलोमीटर इधर से, 6 किलोमीटर उधर से। तो जो हमारे सखी सहेली जिन्हें कहते हैं वो लड़के ही थे। लड़की कोई नहीं जाती थी गांव से, उन्हीं के साथ जाती थी। तो वही मेरे सखा थे और वही है, तो उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ आना, उन्हीं के साथ लड़ना है। और कई बार वो मेरे ऊपर दया भी दिखा देते थे कि मेरा बस्ता ले लेते थे, बहुत पैदल चलना पड़ता था। तो जैसे वहाँ ये एक दिक्कतें हैं। हाँ हाँ, अच्छी सी बात याद आती है, वो याद आते हैं, लड़के याद आते हैं, बहुत याद आते हैं।
जो कहते थे ब्रज ब्रज में ही कहते थे, जब मैं बहुत छोटी थी तब तो ब्रज वाले गांव में रहती थी, कि लाली तू थक जाएगी, हार जाएगी, ला हमें दे दे बस्ता, हम ले चलते हैं। तो हाँ, आपका प्यार का नाम लाली, आज पता चला। नहीं, हमारे ब्रज में लाली कहा जाता है, जैसे कहीं मुन्नी जी। कहा जाता है, बुंदेलखंड में हाँ, बिन्नू कहा जाता है, तो ब्रज में लाली कहा जाता है। लाली हमें हाँ, दे दे, हम ले जाएंगे। तो वो शेर अली, कुंवरपाल बहुत आज भी बहुत याद आते हैं, मैं भूली थोड़ी हूँ। मेरे ख्याल में सुनीता, आदमी बहुत कुछ भूल जाता है, बचपन नहीं भूलता। जी, बचपन एक ऐसी सौगात है कि उसके साथ कहीं भी जाए वो बंधी चली जाती है। जी, जी, जो लोग जरा सा देखेंगे अपने अंदर झांक के, तो उन्हें बचपन याद आएगा। वो शायद चाहे वो अभावों में गुजरा हो, असहायता में गुजरा हो, लेकिन वही अच्छा भी लगता है। हम्म, अच्छा भी लगता है। तो मुझे वो बचपन याद आता है। और मैं पढ़ती, एक और बात याद आती है जो मैं बताना चाहती हूँ, कि जी, उस वक्त इतना वो नहीं था, मशीनीकरण नहीं था जब मैं जी, पढ़ती थी। तो मोटरें वोटरें चलती नहीं थी, जब हम पैदल ही जा रहे हैं तो मोटर वहाँ कहाँ से आई। तो हमारे गांव और खेतों में हिरन बहुत हुआ करते थे, हिरणों की लाइन चली जाती थी और हम उन्हें देखा करते थे। हिरन, खरगोश, ये सी चीजें जो आज बिल्कुल दुर्लभ हैं। आज कहाँ दिखते हैं हिरन, थोड़े गांव में हिरन नहीं दिखते। तो हाँ, हमारे अब गांव, जैसलमेर वाले रास्तों पर हैं, अभी उनकी हाँ, संख्या बहुत आ लेकिन जाती जो मेरा जन्म स्थान है वो मथुरा और अलीगढ़ के बीच में है। है। तो जी, वहाँ हिरन एकदम लाइन में चले चले जाते थे और हम उन्हें गिनते थे। मैं बहुत बचपन की बातें, जैसे बच्चा सोचता है, सारे के सारे खड़े हो जाते थे, ये भी नहीं सोचते थे कि दिन डूब रहा है, घर चलो। हिरणों को देखते रहते थे और पहचानते थे, ये बारहसिंगा है, ये हिरनी है, ये हिरन है। तो वो बचपन जो बिल्कुल निर्द्वंद था, निश्चिंत था। हम्म। और घर में आके चाहे ये कहा जाए कि अरे इतनी देर कर ली, कहाँ रह गए थे तो। हम्म, ये था, ये था रास्ते में बेरियां जो जानती होगी, छोटे छोटे जो बेर आते हैं वो भी जी, पड़ते जी, थे, जी, जी, वो जी। भी तोड़ते थे, चाहे कितने ही कांटे लगे। हमारी हाँ, तरफ उसको झरबेर बोलते हैं, छोटी जरबेरी, वाली। हमारे यहाँ भी जी, जरबेरी कहते हैं। जी, वो जी, उनका अपना ही आनंद था। आज कुछ भी फल खिला दो हमें, वो नहीं भूलता है। तो जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बचपन एक ऐसी अनमोल ऐसी ऐसी स्थिति है और ऐसा समय है अनमोल, जो आदमी को अच्छी सी, चाहे जितने अभाव हों, लेकिन अच्छी सी याद दिलाता है। तो जी, वो मैं तो जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो जी, कुंवरपाल, वो शेर अली, कुंवरपाल खटीक का बेटा था, शेर अली मुसलमान का बेटा, वो मेरे उपन्यासों में भी आए, मैं कहाँ भूली, उन्हें नहीं भूली। तो ये जो बातें मैंने लिखी नहीं है, वो तुम पूछ रही हो, तो ऐसे इस बचपन को। आप जी। मेरा अगला सवाल है मैम कि साहित्यिक रुचि के आपके अंदर कब पैदा हुई? कब से आपको लगा कि मुझे साहित्य में जाना चाहिए, या साहित्य के प्रति कितना अनुराग रहा पढ़ने लिखने के दौरान? क्योंकि स्कूलिंग का एक माहौल अलग होता है, कोर्स पढ़ो, परीक्षा दो, नंबर लाओ, पास होना है, उसका दबाव अलग होता है। लेकिन एक अंदर से कहीं न कहीं साहित्यिक अभिरुचि भी चल रही होती है। तो आपको साहित्य के प्रति अभिरुचि कब से हुई? और लेखन की देखो, तरफ आने का हाँ, कैसे विचार बना? जी, लेखन तो तब नहीं सोचती थी, तभी की बात कर रही हूँ जबकि मैं किस्सा अभी सुनाया है। जी, मैंने कभी नहीं तब छोटा बच्चा कैसे सोच सकता है कि मैं कभी लिखूंगी। जी, लेकिन जो कविताएं थी ना, मैं कुछ दिन गुरुकुल में भी रही हूँ, तो वहाँ एक साहित्यिक वातावरण था। है, जी, साहित्यिक नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो किताबें ही थी। तो किताब में एक कविता थी जो मुझे अभी भी लाइन याद है, अब शाम साँझ आ रही है, चिड़िया लगी उतरने। तो मैं जब ये लाइन पढ़ती थी तो मैं कल्पना करती थी कि साँझ आ गई है, चिड़िया कैसे उतर रही हैं पेड़ों पे, या तो मेरे ख्याल में हर बच्चा ये कल्पना करता है या ऐसे चित्र बनाता है या नहीं। दूसरी बात, कई बार मैं स्कूल जाने से कतराती थी और नहीं जाती थी, एब्सेंट हो जाती थी, क्योंकि मेरी जी, माताजी मुझे बहुत नाराज होती थी कि क्यों क्यों नहीं गई इसको। सुनीता,
मैं कैसे बताती कि मैं ना केवल ये देखने रह गई हूँ अपने गाँव में कि जब धूप आएगी तो पेड़ों की छाया ज़मीन पे कैसी पड़ेगी। मैं उसको देखने के पेड़ों पे जब पेड़ों पे छाया पड़ेगी तो उसके कैसे चित्र बनेंगे, उसी को देखने रह जाती थी। अब याद करती हूँ कि ऐसी मैं क्यों थी और कोई तो लड़की थी नहीं ऐसी कि वो पेड़ों की छाया ही देखने रह जाए या जी, अपना काम छोड़ दे पेड़ों की। तो कुछ इस जी, तरह का था चाहे अब हम बड़े होके जोड़ सकते हैं कि प्रकृति को देखना चाहती थी, कि अपने गाँव की नदी को देखना चाहती थी, कि मैं हिरणों को देखना चाहती थी, खरगोशों को देखना, ये सारी प्रकृति से जुड़ी चीज़ें, ये तो हम बड़े होके सोच रहे हैं। लेकिन छोटा-सा मन मेरा उन्हीं में रमता था और कविताएँ जो होती थी ना किताब में, तीसरी क्लास की किताब में कविता थी, आओ हम सब झूला झूलें, पेंग बढ़ाकर नभ को छूलें। आज उसका अर्थ जी, सोचती हूँ तो बहुत ऊँचा निकलता है। पेंग जी, बढ़ाकर नभ को छू लें, आकाश छू लें। वो रट ली, पूरी रट ली और मेरे भाई तो है नहीं तो मैं भाइयों को जो भाई तथाकथित कहलाते थे भाई, उनको जो देती थी मैं राखी बाँधती थी तो साथ में कविता लिख के देती थी, ऐसी कहीं से लिख हुँ। तो वो अभी भी कहते हैं कि हमें पता था तू लिखने लगेगी, हमें कविता देती थी जो हमारी समझ में नहीं आती थी कि हमें ये क्यों दी है लिख के। ये बहुत छोटेपन वो की तो है। बातें हैं। तो मैं ये हुँ, कहना चाहती हूँ कि कुछ रुचियाँ होती हैं बच्चे की रुचियाँ होती हैं जो बड़े होके फिर वो उस तरह की साहित्य में चली जाती हैं। छोटेपन में तो हम साहित्य नहीं कह सकते उसको, लेकिन जी। ऐसी रुचियाँ थीं। हुँ। जी। स्कूल या कॉलेज के दौरान आप किस साहित्यकार से ज़्यादा प्रभावित थे? या आप ऐसा लगा जैसे कि एक होता है ना कि इस साहित्यकार से हमें प्यार है, उसकी रचनाओं से हमें एकदम से सम्मोहन है, उसको पढ़े बगैर हमें चैन से नींद नहीं आएगी। तो अच्छा। किसके साथ ऐसा था आपका? किसको पढ़ना आप सम्मोहन ज़्यादा तो पसंद सम्मोहन तो जयशंकर प्रसाद के साथ था। आँसू आँसू भरे हाँ, सो हाँ, जी, है ना? जी। हाँ, हाँ। वो जो क्या है अब इस वक़्त सुना पाऊँगी कि नहीं, है ना? जी, सुनता था प्रीतम मेरे क्या है द्वारे आए हैं मेरे मुझे पहली लाइन याद नहीं है। मैं जी। इठला उठा किंचन देखा जो स्वप्न सवेरे, परिरंभ कुंभ की मदिरा विश्वास मलय की झोंके। वाह! हैं ये था आगे की कुछ और लाइन है तो ये सब पढ़ा तो एक जादू हुआ है ना और उन्हीं की कामायनी हमारे कोर्स में भी थी तो एक जी। जादू जैसा हुआ हालांकि मेरे आसपास वृंदावन लाल वर्मा भी थे जहाँ मैं पढ़ती थी हुँ, वो और मधुसूदन गुप्त भी थे हुँ। चिरगांव के पास ही मेरा वो वाला गांव है अब जन्म स्थान से तो आ जाओ वहाँ जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई वो जी, झांसी में है वो अलीगढ़ और मथुरा के पास नहीं है वो झांसी के पास है तो वहाँ मधुसूदन गुप्त भी थे बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी पर और जी। वृंदावन लाल वर्मा भी थे झांसी में जहाँ मैं पढ़ती थी मैंने एक फोटो भी लगाई हुई है कि उनके साथ मेरी फोटो है तो तो कभी लेखकों से मिलने को लेकर के क्यूरियोसिटी होती थी जैसे हम लोगों को जिज्ञासा होती है पढ़ने के बाद लगता था कि कभी मिल पाएंगे बात कर पाएंगे तो हाँ अब तो हाँ खैर टेक्नोलॉजी ने मिलवा दिया बहुत कुछ करा दिया तो नहीं आपके बिल्कुल समय में आपको भी ऐसा लगता था कि क्या जयशंकर प्रसाद से मिलने या जो प्रिय रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं बहुत प्रिय होती थी तो ऐसा लगता था कि हमें उनसे मिलना चाहिए जाकर या हाँ, कभी ऐसा कुछ किया जयशंकर प्रसाद तो रहे नहीं तब तक जी लेकिन मैं जब पढ़ती थी तो वृंदावन लाल वर्मा तो वहाँ थे ही और मृगनयनी हमारे कोर्स में भी लगा हुआ था वो तो अक्सर उसमें आते थे मिलते थे एक बात और है सुनीता जी झांसी में चूंकि मधुसूदन गुप्त थे और राष्ट्रकवि थे उस वक्त वो जी तो वहाँ कवि सम्मेलन बहुत होते थे तो ये हम्म नीरज बच्चन ये सब जाते थे हम और वो हमारे कॉलेज में होते थे इकलौता तो जी कॉलेज था जी तो उन सब से देखा था उनको सबको कविता पढ़ते देखा था कारवां गुजर गया सुना था। मधुशाला सुनी बच्चन के मुंह से बड़ी बहुत ज्यादा लगाव रात रात भर बैठे रहे वहीं तो मेरे ख्याल में जो मुझे वातावरण मिला माहौल मिला तो मेरा मन और खिंचता चला गया साहित्य की तरफ है जी जब मेरी माँ ने देखा कि मैं और विषयों को ज़्यादा रुचि से नहीं पढ़ती हूँ हिंदी को तो मेरी माँ ने बिल्कुल मेरी छुट्टी कर दी अब तू हिंदी ही ले ले
हाँ, तो एमए मैंने हिंदी से ही किया फिर। हालाँकि बीए में फिलॉसफी भी थी, अच्छे नंबर भी आए, मेडल-फेडल मिले उनमें। लेकिन मेरी माताजी ने बोल दिया कि नहीं, नहीं तू हिंदी में ही करेगी, हिंदी ही कर ले। तो जो तुम साहित्यकारों की बात कह रही हो, रेणु जी से बहुत मन था मिलने का लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि मैं झांसी में हुँ, थी और वो बिहार में थे। हाँ, हुँ, हुँ। तो ये जो राबिन शाह पुष्प लिखते जी, थे धर्मयुग में, उड़े जी। जब जब जुल्फ़ें तेरी, रेणु जी के बड़े-बड़े बाल थे, है ना? जी, जी, तो जी, जी। हाँ, तो मैं वो पढ़ती थी और फिर मैं उनका कोई जैसे कोई आर्टिकल है वो पढ़ती थी, बहुत मुझे लगता था कि मैं मिलूँ, लेकिन नहीं मिल पाई। ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ जो झांसी में आते थे उनसे मिली, लेकिन हमें कौन पूछता था? मतलब एक विद्यार्थी जब मिल रहा है तो उनका क्या वो पड़ता था, उन पे क्या प्रभाव पड़ना। आज मुझे वो याद आती है जब मुझसे मिलने आते हैं विद्यार्थी लोग, तो मुझे अपनी वही याद आती है कि सबको महत्व दो जो मिलने आया है। ऐसे ही हुँ, नहीं कि आया है बस हमने देखा भी नहीं और ऑटोग्राफ दे दिया बस खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं है, वो बहुत मन लेके आया है। जी। तो यही था। क्योंकि आज विशेष दिन है आपके लिए, आप एक नए बसंत के साथ एक नए बसंत के में प्रवेश करेंगे, जल्दी फरवरी भी आने वाला है। तो इस दौरान आप किन दुनिया के या किसी भी साहित्यकार को कैसे याद करना चाहेंगे? या अपने आप को किस तरह से साहित्य के इस समाज को या अपने इस जीवन को देखती हैं? मैं, है ना? जी, जी, ये पूछ रही हो कि इस माहौल में मैं किस जी, साहित्यकार को कैसे देखती हूँ, है ना? जी, जी, हाँ। देखो तुमने भी जितना देखा हो या मैं भी बताऊँ, एक तो मेरी कमी समझ लो या मेरी पकड़ नहीं है। मैं शहर में रह के शहर में ही रही हूँ, दिल्ली में रही हूँ। शादी के थोड़े दिन बाद ही आ गई थी। लेकिन मैं शहर में के ऊपर नहीं लिख पाई। शहरी पात्र मेरी पकड़ में ही नहीं आए। तो जी, जो जो लिखते हैं, शहर का लिखते हैं और उसका मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ही विश्लेषण अच्छा करते हैं, पात्रों का करते हैं, तो मुझे उनके सामने मुझे अपना छोटापन भी लगता है और अनसमझपन भी लगता है कि मैं क्यों नहीं समझ पाती। यहाँ यहीं तो रह रही हूँ, तो भी मैं नहीं समझ पाती। जब भी कलम चलेगी गाँव का कोई उठा लाऊँगी। हाँ, तो मेरा जुड़ाव गाँव से ही रहा है। अपने आप को तो मैं ऐसे देखती हूँ जैसे दिल्ली में एक कोई छोटा-सा, बहुत छोटा-सा गाँव है, जो किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, किसी को बहुत दिखता है ना? जी, तो वो मैंने बसा रखा है, ऐसा। हाँ, जी, और वो मेरे ख़्याल में स्त्रियों का गाँव ज़्यादा है। वो बसी हुई हैं यहाँ पे जितने भी पात्र देखो हैं। सुनीता मैं सोच रही थी जब मैंने चाक को देखा, मैं सोच रही थी कि मैं उस अपने गाँव पे और लिख दूँ कुछ। हुँ, हुँ, मैंने कोई नहीं छोड़ा उस गाँव में जिसका नाम चाक में नहीं आया, जिसकी कहानी चाक में नहीं आई। क्या क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या जाट, क्या बनिया, क्या ब्राह्मण, क्या किसी को नहीं छोड़ा। क्या जो स्त्रियाँ हैं वो, हैं? हुँ, हुँ, कहानियों में लेके ये कोई तुम बता रही थी कोई कि वो छाह कहानी पढ़ेंगी, तो छाह में तो हमारे सामने ही रहती थी बेचारी बस बतासो। तो जिसको जिसको किसी ने महत्व तो नहीं दिया लेकिन मेरी कहानी में बतासो ही छा गई, अब क्या करें, है ना? जी, तो जी, मैं इस तरह देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो और लोग हैं यहाँ पे, लेखिकाएँ हैं, लेखक हैं, हुँ, शायद मैं कहीं उनसे थोड़ी-सी दूरी पे खड़ी हूँ, उनके साथ मिल नहीं पाई। जी। हाँ, मैं हाँ। विषय को थोड़ा-सा दूसरी तरफ भी ले चलती हूँ क्योंकि आप हिंदी अकादमी में भी रहीं, एक अध्यक्ष पद के तौर पर रहीं, तो वहाँ का अनुभव आपको कैसा रहा? मतलब आपका ये साहित्यिक अध्यक्षीय पद का जो अनुभव है, वो किस तरह का रहा? देखो, एक वो बड़ी अचानक वाली बात थी। हुँ, जी। ये जो सरकारें आती हैं, तो कभी किसी पार्टी की आ जाती है, कभी किसी दल की आ जी, जाती है। जी, जी। तो मैं यहाँ पे ये स्वीकार करती हूँ
कि जब अन्ना आंदोलन हुआ तो मैं वो गई थी, मैं स्वामी अग्निवेश के साथ गई थी कि देखूं तो सही कि लोग वहाँ पे आंदोलन कर सत्याग्रह जैसा कर रहे हैं, मैं जाती हूँ। तो मैं गई थी और मैंने मंच से बोला भी था, वहाँ कुमार विश्वास थे जो मुझे जानते थे, बोला भी जी था, मेरा पाटेकर भी थी वो भी। अच्छा, जी फिर इन लोगों की एक पार्टी बन गई जिसका दिया गया नाम आप पार्टी। जी तो मैं जो हूँ उनके उस आंदोलन को देख के काफ़ी प्रभावित हुई। मैं जी यहाँ पे स्वीकार करती हूँ ये, है ना? काफ़ी जी प्रभावित थी, लेकिन मेरी जान-पहचान किसी से नहीं थी। जी मैं नहीं जानती थी कौन अरविंद केजरीवाल हैं, कौन मनीष सिसोदिया हैं, कौन है। लेकिन इनके जब नाम आने लगे और पार्टी भी बन गई और वो भी चुनाव भी होने लगा, तो मेरा रुझान उस तरफ को हुआ कि भाई इनको जीतना चाहिए, इनको आना चाहिए नए तरह के। तो हो गया, चलो मेरा कुछ नहीं। लेकिन एक दिन अचानक एक फ़ोन आया मेरे पास। अ, हम्म, तो फ़ोन तो मंत्री का था। तो मैं चौंक गई कि हैं? तो कि हाँ, आप जो हैं महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाइए। तो मेरे लिए तो मतलब घबराने वाली बात थी कि ये क्या? जी मैंने जी नहीं कभी ना तो नौकरी की है सुनीता, ना कुछ नहीं किया है। बस घर में रही और लिखा। तो लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि पहली जो अध्यक्ष थी उनका कार्यकाल था। मैंने कहा बहुत एक चैन की साँस ली छुट्टी में, हैं। उसके बाद फिर जब ये सरकार 49 दिन में चली गई थी, दोबारा आई तो फिर मेरे पास आया प्रस्ताव कि अब हिंदी अकेडमी सँभाल लीजिए। अब मैं हम्म, सोचूँ मना करूँ या हाँ करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं बता दूँगी, बता दूँगी। फिर सोचा अपने रुचि का वो है विभाग। महिला हम्म, आयोग में तो परेशान हो जाती, रात उठो, दिन उठो, कत्ल, खून यही सब है। तो मैं ये तो साहित्य से जुड़ा है। सही कह रहे हैं हाँ, जी है ना? साहित्य से जुड़ा है तो चलो ले लेते हैं, ले लिया। उन्होंने मुझे पूरी सुविधा दी जो औरों को ना मिली कभी और ना शायद मिलेगी, है ना? जी जी मैंने कहा जो मुख्यमंत्री थे या हैं कि मुझे काम करना है, मैं उपाध्यक्ष ऐसे नहीं बनूँगी। मुझे काम करना है क्योंकि अकेडमी की जो हालत बहुत ख़राब थी, जिससे पूछोगे वही बता देगा। जी मैगज़ीन भी 6-6 महीने में निकलती थी, वो एक किताब जैसी रूप में थी, है ना? जो जी जैसे हम एक फ़र्ज़ अदाई करते हैं ना, बस करना है ये, है तो कर दो हम्म, किसी तरह, ऐसा था। जी ठीक है, मैं चली गई, उन्होंने मुझे जाने का साधन भी दिया, गाड़ी भी दी, ड्राइवर भी दिया। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि एक साहित्यकार की बात उन्होंने इस तरह मानी, अरविंद केजरीवाल। फिर मैंने जाना शुरू किया, बहुत दूर है मेरे घर से, हैं? जी करीब जी 30-35 किलोमीटर है एक तरफ से जी और दूर आना-जाना। लेकिन मैं हम्म, जाती थी और फिर मैंने थोड़ा-सा वो बदलाव करना चाहा। हुँ, एक तो मैगज़ीन मासिक की 3 महीने की थी और कभी निकलती थी, कभी नहीं निकलती थी। तो मेरे ज़माने निकलने लगी, महीने पे निकलने लगी वो। और सुनीता मैं यहाँ पे बताती हूँ तुमको कि मेरा जो मन था उस मैगज़ीन को लेके, मैंने मैगज़ीन कभी नहीं निकाली, हैं? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने राजेंद्र यादव को देखा था हंस निकालते, बहुत देखा था, 22-23 साल देखा था। जी तो मैंने फिर उसी तरह से वो रचनाएँ जो मँगाना शुरू की, मैं खुद ही पढ़ती थी, मैंने किसी से नहीं पढ़वाई और एक-एक दिन में मैंने बहुत-बहुत कहानी, बहुत-बहुत आर्टिकल पढ़े। उन उन ये यहाँ गवाह होंगी, लेखिकाएँ भी और लेखक भी। अगर नहीं गवाह होंगी तो वो उनकी मर्ज़ी है ना? कि अ, उनको छापा कि जिनको लोग नहीं छापते थे। हुँ? जी और जी उनकी रचना अच्छी होती थी। ये नहीं मैं कहूँगी कि उनकी रचना अच्छी नहीं थी, मैंने तो भी छापा, ऐसा नहीं। मैंने जी किसी पे एहसान नहीं किया। जी गाँव से, कस्बों से सुनीता जो रचनाएँ आईं, मैं हम्म, कहती हूँ शहर में वो नहीं लिखी जा सकती और वो अंक उठा के देखे जा सकते हैं, है ना? तो जो गाँव कस्बा और हर स्टेट से आई, ऐसा नहीं जो हिंदी बेल्ट है, उस स्टेट से आई, खाली दिल्ली से नहीं।
दिल्ली से बहुत कम आया। जी, तो मुझे अच्छा लगा। फिर जो हमारा जो बजट होता है एकेडमी का, तो अक्सर वो खर्च नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, ऐसा मैं सुनती थी। क्योंकि जी। बजट सेक्रेटरी के हाथ होता है, उपाध्यक्ष के हाथ नहीं होता, ऐसा मैं जी। सुनती थी। तो मैंने कहा कि अगर बजट ऐसे वापिस करना पड़ता है तो फिर लेखकों के लिए आता है, तो लेखक, साहित्यकार, नाटककार, संस्कृतिकार जितने भी हैं उनके लिए आता है, क्यों नहीं उनको दिया जाता, उनके लिए ही काटा जाता है सारा। तो उनके जो जो राशि थी वो बढ़ाई, है ना, सम्मानों की राशि बढ़ाई, जो 50,000 के थे वो 1 लाख के किए, जो 1 लाख का था वो 5 लाख का किया। और जो आर्टिकल जो देंगे उसके 5,000 किए, और जो मंच पे बोलेंगे उनके 10,000 किए। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों के पास गया जो जो विद्यार्थी भी थे, जिनको ज़रूरत भी थी। हाँ, तुम तो जानती होगी लोगों को कि बाहर से जो विद्यार्थी आते हैं वो किस तरह अपना गुजारा, लेकिन वो ब्रिलियंट होते हैं, वो लिख सकते हैं, जो उनसे जी। कोई लिखवाता नहीं है। जी। तो मैंने ये छुट्टी कर दी थी कि वो लिखेंगे, और मैं खुद ही पढ़ती थी। तो कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि हाँ बदलाव आया है। और उन 3 सालों को लोग याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं। और जी। तो मुझे लगता है कि हाँ शायद कुछ मेरे जो मन में था वो हुआ। ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि उनको देखो, इस बात को भी कहे बिना नहीं मानूँगी, आप सरकार की बातें नहीं मानेंगे तो आपका ज़्यादा गुज़ारा वहाँ होता नहीं है। है जी। ना? सरकार के मतलब मन का अनुभव न जो है खट्टा-मीठा ही रहा, रहे, हाँ, लेकिन परिवर्तन बिल्कुल। आपने सकारात्मक किया। हाँ, बिल्कुल खट्टा-मीठा रहा। और मीठा इसलिए रहा कि जो हमारे साहित्य बिरादरी है, जो हमारी पब्लिक है, उसने बहुत सराहा। खट्टा इसलिए रहा कि मैं सरकार के मन की नहीं कर पाई, इसलिए रहा। जी। चूँकि अकादमी में आप रही हैं, तो उस दौरान आपने काफ़ी नए लोगों को चांस भी दिया, इस बात को लेकर के चर्चा तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल मैं थोड़ा-सा अलग साइड से मैं जानना चाहती हूँ, चूँकि स्पेशल दिन है, तो इस पर भी थोड़ी-सी टिप्पणी मुझे लगता है आपकी लेनी ज़रूर, चाहिए। ज़रूर, ज़रूर। भारतीय साहित्य को सोशल मीडिया ने कितना प्रभावित किया? क्या सोशल मीडिया ने साहित्य सृजन, विमर्श, परिचर्चा और नया रचनाकारों के लिए अधिक लोकतांत्रिक मंच की तरह साबित हुआ है या सामने आया? आप इसको कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, आपके समय में सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था, आपकी अपनी ख्याति अपने लेखन से बनी। लेकिन सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्वरूप है चेंज हो गया, तो आप इसको कैसे देखती हैं? इसके सुनीता, इसके इसको दोनों तरह से देखा जा जी, सकता है। इसके जी, पॉजिटिव पक्ष को भी देख सकते हैं और नेगेटिव पक्ष को भी देख सकते हैं। पॉजिटिव तो ये हुआ कि जो जिसे लिखने की चाहत है, मैं जी, उसमें ये नहीं कि क्वालिटी आप देखें या ये है। लिख चाहत तो उनको भी होती है जिनके लेखन में क्वालिटी नहीं होती है ना? और लेखन उस पैमाने पे नहीं उतरता है जो पैमाने बनाए गए हैं, हाँ? जी, लेकिन वो भी लिख पाया। किसी के मन में कविता आ रही है तो कविता लिखी, कोई रोकने वाला नहीं है ना? जी, किसी के मन में कोई कहानी आ रही है तो कहानी भी लिख दी, कोई बात आ रही है तो बात भी लिख दी, कोई आलोचना आ रही है तो आलोचना भी लिख दी, हाँ? अपने मन का लिखा। तो यहाँ कोई ना तो संपादक था जो काटे-पीटे और लौटा दे, हाँ? और जी, ना कोई समीक्षक था जो कहे कि नहीं ये अच्छा नहीं लिखा है, हैं? तो ये स्वतंत्रता मिली, और एक हाँ, मंच मिला जैसे, हाँ, और एक स्वतंत्र मंच मिला, स्वतंत्र मंच ही कहूँगी, वहाँ सब कोई भी आ जाओ, हैं? सबके लिए जी, है। अब मैं इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपने कुछ लिखा, है ना? या आपकी किताब आई, या उस पे समीक्षा आई, या जो भी कुछ है लिखा, तो आपके 10 दोस्त जो हैं, वो आपकी पीठ थपथपाएँगे ज़रूर।
आपकी तारीफ करेंगे और मैं लिखित में कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं, मौखिक का तो कोई मतलब नहीं है, लिखित में करेंगे तारीफ। जबकि उसमें जो रचना है आपकी, उसमें दम होगा नहीं होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोस्त हैं इसलिए दोस्ती निभाई जाएगी। यदि आप दुश्मन हैं तो फिर बहुत काट-पीट होगी और उसकी बहुत आलोचना, गलतियाँ निकाली जाएँगी और ये सब। तो दोस्ती और दुश्मनी भी यहाँ सोशल मीडिया पे खूब निभाई जाती है। कुछ भी लिखते हैं किसी के लिए, मतलब लिखने पे तो रोक-टोक है ही नहीं, हैं? जब तक कि इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि एफआईआर ही कर दो, तब तक तो मानते नहीं हैं। जी, तो इ सेंसरशिप नहीं है ना। कतई नहीं, है ना? और हम्म, नुकसान ये है कि संपादक हट गया यहाँ से, तो जो आपकी रचना को मुकम्मल बनाने में मदद कर सकता था, वो नहीं जी है। तो फिर मनमानी होती है। उसको आप एक ऐसा रूप नहीं दे सकते, दे भी देते हैं बहुत, लेकिन ऐसा कम होता है बहुत। ऐसा रूप नहीं दे सकते क्योंकि हमेशा अपनी रचना जो है करके दूसरे को ज़रूर दिखाना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। दूसरी नज़रों से भी गुज़रना चाहिए, तो ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन ये लोग जो वैसे जो हमारे लिखित में है या जो तुम सोशल मीडिया पे तुम भी देखती होगी, कहो चाहे मत कहो, वहाँ जो समीक्षक होते हैं, उनकी चापलूसी शुरू हो जाती है, तो उनको वो कहीं का नहीं रहने देते, अब मैम, वो भी बेचारे मैं तो कहने के लिए बदनाम हूँ। हाँ, हाँ, मैं जानती पता हूँ। नहीं, खराब किताब अगर रहेगी तब भी कहेंगे वाह वाह, अरे भाई सही बात बता दो, पाठक का पैसा जेब से जाता है, वही, आपके वही। जेब से नहीं जाता। बेशक आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, आपका प्रकाशक का सामान बिक जाएगा, लेकिन हाँ, पाठक को क्या मिला? ना तो कंटेंट मिला, ना तो स्वाद मिला पढ़ने का, और भविष्य में उसको भय भी होगा कि अगली बार इसकी किताब ले कि ना हो। तो दोनों तरह, हर तरह से तो चला गया पाठक ना। तो मैम, बिल्कुल। इस मामले में तो मैं कह देती हूँ, अब जो होता है सो होता है। कह देना चाहिए और हम उम्मीद भी ऐसे ही समीक्षकों से करते हैं कि भाई उनका तो काम ही है साफ-साफ कहना, है ना? तो और मैं तो जब समीक्षकों से भी निराश हो जाती हूँ बीच में, तो मैं फिर ये कहती हूँ कि अब इसको किताब का जो वो करने वाला है, निर्णय करने वाला है, वो पाठक है। वो अपने आप बता देगा। वो बिल्कुल। ना तो कल मैं पुरस्कारों पे डाल रही थी, तो कई कई लोगों ने ये डाला कि नहीं, पुरस्कार को देख के ही तो किताब बिकती है। मैंने कहा कि कितनी किताबें बिकती हैं पुरस्कारों को देख के? पुरस्कारों को देख के कोई लेखक ही भले ले आता हो कि हमें भी मिल जाएगा, ऐसी लिख दो तो, हाँ? लेकिन पाठक को क्या मतलब है आपके पुरस्कारों से, चाहे आपको कितने ही मिल जाए, हैं? कई बार ऐसे है कि पुरस्कार मिले हुए हैं और आपको किताब का नाम नहीं पता होगा। लेखक का नाम पता होगा, साहित्य अकेडमी में बहुत से मतलब ऐसे लोगों को मिला है। आपको लेखक-लेखिका का तो नाम पता है, उसके किस पे मिला ये नहीं पता, हैं? तो ये ये सब चीज़ें हैं, ये भ्रमित करती हैं। ये जी, पाठकों को भ्रमित करती हैं और पाठक खैर इसकी परवाह भी नहीं करता। और वहाँ दूर-दराज में पाठक तुम्हारे पुरस्कार देखेगा क्या? लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी पुरस्कारों के लिए दौड़ मची हुई है। वहाँ जो वो लिखते हैं, जो दिखते हैं, वो ये दिखते हैं कि इनका जो मकसद है, खाली किताब लिख के पुरस्कार की लाइन में लग जाना है, हाँ? या पुरस्कार पाना है और पुरस्कार पाना ही साहित्य है, मैं तो नहीं जान तो मुझे लिखना पड़ा कि प्रेमचंद को गोदान को कितना पुरस्कार मिले कोई मुझे बता दे, मेलांचल को कितने मिले कोई मुझे बता दे, क्यों पढ़ते हो उसे, क्यों बार-बार लेते हो? मेरे ख्याल में जो जेन्युइन लेखक होंगे या वैसे भी होंगे, हर एक के घर में तो ये किताबें मिल जाएँगी। हुँ? बिल्कुल, उनके नए संस्करण होते हैं, मिल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया ने कुछ अच्छा किया नए लेखकों के लिए कि वो अपने हाथ आज़मा लेते हैं वहाँ पे और उससे जो बुरा किया है वो ज़्यादा किया है कि उसको वो ज़्यादा किया है कि उसपे बहुत फिर नए लेखकों को सोशल मीडिया ने एक तरह से एरोगेंट भी बना दिया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी, उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने जब ये बताया कि राजेंद्र यादव ने मेरी 5 कहानियाँ लौटा दी तो लोगों को है कि सोचा होगा मूर्ख थी जो 5 कहानियाँ लौटवा ली इसने तो हैं?
लेकिन उसी से तो सुधार आया। हमने कहाँ कोई गलती की है, वो छोटी सी गलती भी माफ नहीं करते थे। हमने कहाँ कोई गलती की है, या उपन्यास है हम दोबारा लिखेंगे इसको। तो मैं यही तो कहती हूँ, जब ये कहानी लौटी, दो की बात करती हूँ, यहाँ ये भी बता देती हूँ, सोशल मीडिया पे होता तो मेरा पार जाता, वैसा ही चला जाता जैसा मैंने लिखा था, लेकिन राजेंद्र यादव ने वो लौटाई, तो जब मैंने रख ली और फिर कुछ साल बाद उठाई, तो एक कहानी पे इधर नमम हुआ, दूसरी पे चाक हुआ, ऐसा भी तो होता है। क्योंकि एक, हाँ, एक जो वो संपादक रूपी समीक्षक भी था, वो मुझे बता रहा था कि नहीं तुमने नहीं ठीक लिखा है, इस पे मेहनत करो, इसको फिर लिखो। हाँ, तो ये बात है। तो सोशल मीडिया में मेहनत में कोताही करना सिखाता है कि हमने सो डाल दिया, सो डाल दिया, अभी इतने लाइक आ गए और इतने कमेंट आ गए। हाँ, तो ये सब बात है जी। हम सोशल मीडिया को वहीं छोड़ देते हैं, उसका सोशलिज्म धीरे धीरे बनेगा और बिगड़ेगा। हम पुनः फिर आपके जीवन की तरफ चलते हैं। आपकी किताब जब आई तो घर में, ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ, माताजी, आपके माताजी का आपके साहित्य को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रही? माताजी तब तक थी, जिंदा थी। उनकी जो डेथ हुई है वो 73 ईयर में हुई है। मैं उनसे 3 साल आगे निकल गई हूँ अभी जिंदगी में, है ना। तो उनके सामने इधर नमम आ चुकी थी, बेटवा बेटे कहानियां आ चुकी थी सब। तो वो कहती थी, वो लेखक तो कहती नहीं थी, लेखक जानती भी नहीं थी, हालांकि नौकरी वोकरी करती। वो कहती थी, लाली मोए मालूम ही कि तू कभी बनेगी। मेरी जब किताब आती थी तो ये कहती थी कि वही ब्रज भाषा में, लाली मोए मालूम ही कि तू कभी बनेगी, क्योंकि तू जाने कहाँ कहाँ से कविता पढ़ती थी। और वो तो वो कहती थी, और खुश भी बहुत हुई कि मैं लिख रही हूँ। फिर वो अपने पति को याद करती थी, मतलब मेरे पिता को, कि लाली तेरे बाबूजी भी ऐसे ही लिखते थे, कविता लिखते थे, कवि थे वो लिखते होंगे कुछ गाना, मैंने तो देखे ही नहीं है ना। तो वो उनको भी याद करती थी। तो हो सकता है कि उनकी कुछ मेरे में आ गई हो। और मेरी जो चली गई है, वो एक मेरी छोटी लड़की है सुजाता, है, वो लिखती तो इंग्लिश में है, वो एम्स में, लेकिन वो उसको ही ऐसा लिख रही है कि मैं क्या बताऊं। डायरेक्टर गुलेरिया बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हैं और उसकी किताब का विमोचन भी करते हैं, और अपना अपना लिख के भी देते हैं कि मेरा भी इसमें मिला लो थोड़ा सा। मतलब आपसे साहित्य कहीं न कहीं या रचनात्मकता हस्तांतरित हुई है, मतलब कि एक नई पीढ़ी भी आपके सामने, हाँ, हमारे मुझे सामने अच्छा हो। लगा। हाँ, अच्छा लगा सुनीता। एक बात और जोड़ूंगी कि कई लेखकों को मैंने ये चिंता करते देखा है, कवियों को, लेखकों को, हमारे बाद हमारी किताब कौन संभालेगा। लोग नहीं संभालते ना। तो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैंने पूछा तुम में से मेरी किताब कौन संभालेगा। तो संभालने को तो सभी तैयार है, लेकिन जो छोटी है सुजाता, वो तो अभी भी संभाले हुए अपने यहाँ मेरी किताबों का एक वो बनाए हुए है, लाइब्रेरी जैसी बनाए हुए है, और हर किताब उसने पढ़ी है। बल्कि मैं जब पढ़ती है, जैसे पांडुलिपि भी पढ़ लेती है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, तो वो कहती है हाँ अब ठीक है। जबकि वो तो साइंस की विद्यार्थी है, वो एम्स की विद्यार्थी है, वहीं पढ़ी है, एम्स में ही पढ़ी है, लेकिन वो करती है। हाँ हाँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे बाद भी ये साहित्य मेरे घर में जिंदा रहे, संरक्षित रहेगा और आगे भविष्य के लिए एक नई पीढ़ी हमारे सामने होगी कि मैत्रेयी पुष्पा के बाद सुजाता हैं हमारे साथ में, उनकी पीढ़ी को आगे ले जा रही हैं। और एक अगला सवाल मैम, कि चूंकि आप जन्मदिन आपका 76वां है, तो आपने अपने जन्मदिन को क्या इसके पहले मनाती रही हैं, और अगर मनाती रही तो कैसा माहौल रहता है? देखो सुनीता, मनाती क्या, मैं तो बताती भी नहीं हूँ। लेकिन घर वाले जो हैं जरूर मनाते हैं, वो मानते ही नहीं है। और मैं नाराज भी होती हूँ कि मेरा मत मनाया करो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। एक तो हर साल बढ़ते चले जाते हैं, हम बूढ़े होते चले जाते हैं। जी जी। हैं,
मैंने कहा जी, नहीं जी। नहीं मेरा मत बनाओ। तो अभी भी सुजाता की फोन आया, मम्मी मैंने आपके लिए साड़ी खरीद ली है। मैंने कहा मरो तुम, काय के लिए खरीद ली है, यहाँ मत आना, यहाँ से वो लगा, मैंने आने नहीं दिया उसको। मैंने कहा हुँ, उस हुँ। दिन भी मत आना, यहाँ नोएडा पे बहुत चेकिंग है, तो मैंने आने ये साड़ी फिर मैं उसको दे दूं, जो मेरी उसकी बड़ी बहन भी वही काम करती है, उसको दे दूं, मैंने दे दे। तो ये घर वाले नहीं मानते, मानते ही नहीं है। और मैं लगता है मैं कहाँ भाग जाऊं यहाँ से। तो मुझे अब के ही तो ये विमल कुमार ने छेड़ दिया है। लेकिन एक बात कहूंगी कि विमल कुमार और तुम लोग जो कर रहे हो वो वाकई एक बहुत नया काम है, नई चीज है। लेखिकाओं को तो बिल्कुल साहित्य में एक तरफ कर रखा है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मेरा सोच कह रही है वो घर वाले मानते नहीं है, हर हर साल मना देते हैं और मुझे बता देते हैं अब तुम इतने की हो गई। और ये जानना कई बार सुखद भी लगता है और कई बार लगता है कि अरे अब हम इतने बड़े हो गए। ये भी हाँ एक मन में भाव सा आ जाता है कि अब मैं एक और सवाल को फिर दूसरी तरफ लेके चलती हूँ और संभवतः मैं हमने काफ़ी टाइम रिकॉर्डिंग कर ली है तो हम इसको थोड़ा सा समेटेंगे। आप नए रचनाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो नए रचनाकारों में जो लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी, जो मतलब पुरुष भी, नए पुरुष भी और स्त्रियां भी कुछ बहुत अच्छा लिख रहे हैं, है ना। और कुछ बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो क्योंकि ये जो मुझे पता चला एकेडमी में रह के, हाँ, कि कौन क्या लिख रहा है, वहां में मुझे सारी कहानियां आर्टिकल पढ़ने पड़ते थे तो मुझे पता चला। तो जैसे प्रज्ञा रोहिणी है वो अच्छा लिखती है ना। निर्देश निधि है वो भी कि बाबा मैं आई हूँ, वो मैंने उसका छापा था उसमें कि जी, उनकी उसने कहानियाँ बड़ी मार्मिक होती हैं, हाँ निर्देश बहुत, देख। हाँ हाँ। तो उसको भी छापा था वहां पे उर्मिल शुक्ल, जी। वो भी बहुत अच्छा लिखती है। उसने, मैंने शायद कभी बताया हो, उसने लिखा था, उसने एक कहानी भेजी थी अस्ताचल का सूरज, मुझे याद है ना। जी, तो कि जी, कैसे एक लड़की पंडवानी खड़ी करती है ना, जी, जी, लड़कियों को लेके। तो नए नए विषय वो लेती हैं, है ना। बाकी तो जो मुझे जैसे ये लेखन करते हैं लड़के, लेखन करते हैं, अच्छा करते हैं कई बार। मैं वैधानिक गल्प और ये सब उसके बारे में देखती हूँ, मैंने पढ़ा तो नहीं है, देखती हूँ जो प्रतिक्रियाएं वो देखती हूँ मैं, कि इनका जी, क्या आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो इस पे सोशल मीडिया पे अपना जो भी करते हैं, लेखिकाएं खासतौर से स्त्री की उन बातों को लेती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो बहुत बड़े कुछ समस्या ही नहीं है। हाँ, और आप खूब सरकार तक पहुंचा दो ये, तो क्या पहली स्त्री, आज की पीढ़ी से पहली स्त्री ज्यादा ज्यादा ताकतवर थी या ज्यादा जो मुश्किलें विपत्तियों से भिड़ने वाली थी, या उनको वो विपत्ति समझती नहीं थी, है ना। अब जैसे जी, हमारे हमें लेके, हम स्त्रियों को लेके कई ऐसे प्राकृतिक चीजें हैं जो होती हैं, अब उनको एक टैबू बना लो आप। तो नहीं हुँ, नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो मेंसेस ले लो तो ये सबसे बड़ी समस्या। गांव में जो किसान औरतें हैं वो काम कर रहे हैं कि वो तो समझती नहीं कुछ भी, कोई समस्या नहीं है उनके लिए। हम्म, वो जो पत्थर तोड़ रही है पहाड़ पे, मेरे यहाँ तो पहाड़ है तो वो पत्थर भी तोड़ती हैं, वो तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। उनके जी, लिए समस्या है कि रोटी कैसे जुटाएं, बच्चों के लिए खाना कैसे जुटाएं, उनके लिए एक मड़ैया कैसे डालें, उनके लिए ये समस्या है। ये नहीं है कि पुरुष की जो समस्या है वो स्त्री की नहीं है, वो स्त्री की भी समस्या है, पुरुष की भी समस्या। तो थोड़ा सा मुझे जब लगता है कि बहुत उन बातों पे चली गई, उन बातों पे चले गए, पुरुष तो नहीं लिखते स्त्री की जो समस्या है वो उन बातों पे चली गई जिनका कोई खास महत्व वो नहीं है, उससे कोई खास रुकावट जीवन में पड़ती नहीं, खास क्या बिल्कुल नहीं पड़ती।
हम तुम सब कैसे पढ़े हैं, तो साइकिलों पे जा जाके पढ़े हैं, तो बैठ जाते कि 4 दिन को वहाँ कि नहीं अब नहीं जाएंगे, है? तो मैम ये है। साइकिल तो नहीं, हम तो दौड़ के जाते थे, 6 किलोमीटर दूर था, बैग हाँ, पीठ पे रखे और दौड़ मार देते दौड़ थे, के, चलो हाँ, पहुंच तो गए। तो वही वही ना, लड़की होने के नाते भी दौड़ी होगी। क्या क्या कोई ऐसी परवाह, तो थोड़ा सा हमको इतना नाजुक बनने की जरूरत नहीं है, है? ये कभी कभी ये कहानियों में आता है तो मुझे, या फिर खाली सेक्स कोई लेके आता है तो मुझे वो लगता है, फिर मुझे ताना दिया जाता है कि आपने चाक में क्या किया है ना? हर चीज का एक मकसद होता है, हर चीज का एक लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के हम कुछ करेंगे तो उस पे तो सवाल उठेंगे। अगर कोई लक्ष्य है तो आप नहीं सवाल उठा सकते उस पर, है ना? बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बातें हैं, लेकिन अच्छा भी लिख रहे हैं, जो मैंने तुमसे नाम लिए हैं लेखिकाओं के, हो सकता है कुछ का मैं भूल ही रही हूँ, जी जी। लेकिन इनका मुझे लेखन अच्छा लगता है। मैम चलते चलते भविष्य की क्या आपकी योजना है? साहित्यिक, गैर साहित्यिक, सामाजिक, पारिवारिक, क्या योजना है दिमाग में? क्योंकि 76 बसंत बहुत हो, एक बहुत हो गए बहुत बहुत हो होता गए, है। बहुत हो उसके गए। बाद आपके दिमाग में क्या योजना है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपके हाथों से शायद छुटी हुई हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं जब आपकी आत्मकथा को पढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा-सा मैं अभी तो, लोगों को ये है कि वो मैंने किताब लिखी थी सन 2017 में आई, राजेंद्र यादव पे जो लिखी, तो मैं जल्दी-जल्दी लिखती रही हूँ ना, तो लोगों को ये है कि जल्दी क्यों नहीं लिख रही, ये भी मेरे से तकाज़ा होता है। लेकिन मैं थोड़ा-सा गैप देना चाहती हूँ। अभी ये कोरोना चल रहा है, लोग कोरोना पे ही धड़-धड़ा-धड़ लिख रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा-सा धीरज रखना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है कि एकेडमी में जो अनुभव हुए हों, वो भी लिखूँ मैं। हैं? क्योंकि अनुभव तो अनुभव है, उन्हीं से रचना निकलती है। फिर जी। ये जो समय चल रहा है इतना भयानक, हाँ, उस पर लिखूँ कि नहीं लिखूँ मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। आगे समय बताएगा कि क्या, मैंने योजना कोई नहीं बनाई अभी ऐसी कि क्या करना है मुझे आगे, ऐसी कोई योजना नहीं है। लिख जाए, हाँ, इतनी बात ज़रूर है, मैं झांसी नहीं जा पा रही अपने यहाँ, तो इसलिए मेरी कलम भी रुकी हुई है बिल्कुल। रेलगाड़ी नहीं दौड़ रही तो कलम भी नहीं दौड़ रही। मैं तो वहाँ जाती, हम ये मान के चले कि भविष्य की योजना में झांसी की कोई एक नई हाँ, कहानी या हाँ, कोई ऐसी बिल्कुल, चीज़ फिर से बिल्कुल, निकलने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, अभी तो बहुत वहाँ जो देखती हूँ मैं, बहुत चीज़ें मेरे मन में आती हैं, उस तरह की जो आज हो रही हैं और जो हम थे तब नहीं थी, है ना? आज जो दुःख पैदा हो रहे हैं, जब हम थे, जब नहीं थी, माँ-बाप के लिए वो दुःख नहीं थे, हैं? फ़ोन आते हैं, रोज़ आते हैं, जैसे पूछ दे, एक और बात कहूँगी, कि मैंने जो कमाया है, वो प्रेम कमाया है। हाँ, हाँ, तो क्योंकि मेरे भाई-बहन नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। लेकिन झांसी में क्यों झांसी-झांसी चिल्लाती हूँ, वहाँ एक गाँव है जहाँ मैं, मेरी परवरिश भी हुई है। उसके बाद अ, मैं इसलिए कह रही हूँ इसको कि क्या इस आज की दुनिया में जब प्रेम और मोहब्बत और संबंधों पे विश्वास हट गया, बिल्कुल कट गए हम एक दूसरे से, खून के रिश्ते जो है दूर हो जाते हैं, खत्म हो गए हैं। उस जमाने में क्या उस परिवार से, उन लोगों से, उस गाँव से ऐसा क्या जो जुड़ा है मेरा, जो अभी भी ये जो कोरोना है तो फ़ोन आते हैं, "अरे! वहाँ काय को पड़ी हो, काय डरी वहाँ पे कोरोना में, आ जाओ।" नहीं तो हमने कहा कैसे आ जाएँ, गाड़ी नहीं चल रही है। नहीं, कार में बैठ के आ जाओ। तो वो सारे के सारे जिन्होंने, बुंदेलखंड का भी महोत्सव हुआ था, जिन्होंने देखा था वो भी ताज्जुब करते हैं और कहते हैं वो तो जान छिड़कते हैं आपको। सुनीता मैं उनकी कोई नहीं हूँ, मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जी 65 साल हो गए मैं छोटी-सी गई थी वहाँ। जो मैंने प्यार कमाया है वो, या उनने मुझसे पाया है, वो क्या है? वो आज की दुनिया के लिए मैं, हो सकता है कि मैं ये भी लिख के जाऊँ, हुँ, कि मेरी इच्छा ये है, मैंने पाया कि मैं अगर मरूँ
तो मेरा क्रियाकर्म वहीं हो, बेतवा के पास। तो इतना प्यार। और मुझे जब बड़ा ताज्जुब होता है कि अपने ही लोग किस तरह से खराब व्यवहार करते हैं, किस तरह से। यहाँ महानगर में तो और मेरा दिमाग बिल्कुल ही, मैंने इसीलिए कभी यहाँ की कहानी वानी नहीं लिखी, मैं लिख भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा जीवन तो वहाँ, मेरा दिल तो वहाँ धड़कता है खिल्ली में। जी हाँ, जी। दिल्ली नहीं है वैसी तो यहाँ तो बेतवा, जब वे बेतवा तो बहती है, जो बेतवा के किनारे रह लिया और बेतवा को बहते हुए देख लिया, वो फिर दिल्ली को काहे देखे। कहाँ। वो हाँ, आपकी तो बेतवा की तो बात है। तो मैंने यही कहा, मैं यहाँ पे बात को, मतलब लास्ट बात तो यही है, मैंने यही कहा कि वो हमारे भाई हैं, कई हैं, युवराज हैं, देवीदयाल हैं, साहब सिंह हैं, बहुत हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं मरूँ ना तो मुझे वहीं ले जाना। तो कहने लगे डॉक्टर साहब से लिखवा दो, दे देंगे ना हमें तो तो, मैंने कहा तो बिल्कुल आप लिखवा के रखूंगी ये आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लिखती रहें। चूँकि हम बात कर रहे थे जन्मदिन विशेष, तो आज हमने मैम से वो चीज़ें जानने की कोशिश की, शायद कुछ चीज़ें जो आत्मकथाओं से छूट गई थी, बच गई थी। बेतवा बहती है और बेतवा के किनारे अगर किसी ने एक बार कदम रख लिया या बेतवा के पानी को छू लिया, तो वो फिर किसी और शहर का नहीं हो सकता है, जितना कि मैंने बेतवा को कल-कल बहते हुए देखा और छुआ और महसूस किया है। आज हम स्त्री दर्पण के लिए मैत्रेयी मैम से बात कर रहे थे, उनके जीवन अनुभव को लेकर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो जितना हम समेट पाए हैं एक दिन में, इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ें समेटना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज इस स्पेशल कार्यक्रम में, जिसमें जन्मदिन विशेष है, इसमें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि मैत्रेयी मैम अपने कम समय में साहित्य में एक जगह जो बनाती हैं, उस जगह पर एक लंबी लाइन और है, लेकिन उस लंबी लाइन में सबसे ज़्यादा आम आवाम के दिलों में धड़कती हैं। आम पाठक इनकी रचनाओं में 24 घंटा रमते हैं और ख़ास करके स्त्री पात्रों के माध्यम से बहुत सारी स्त्रियों को सीख भी मिल रही है। और उन्हीं में से मैं यह भी कहूँ कि उनके बहुत सारे पात्र ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि रुकना नहीं है, बेशक धीरे ही चलो, लेकिन चलना है और अपने लिए एक नई जगह, नई उम्मीद और नई मंजिल बनानी है। तो मैत्रेयी मैम से नमस्कार हमारी बहुत अच्छी बातचीत रही, मुलाकात रही। मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि अगली रचना भविष्य की जिस तरह से सांकेतिक योजना हमें मिली है, वह पुस्तक हमारे बीच जल्द ही होगी और शायद अगली बार हम फिर उस नई किताब के साथ हम जन्मदिन मना रहे होंगे। आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएँ। अच्छा सुनीता, तुमने बहुत अच्छे प्रश्न किए और मैं मेरे से उत्तर बन पड़े। बहुत स्त्री दर्पण को मेरा आभार। ये बहुत अच्छी योजना चली है, मुझे अच्छा लगा बहुत। बिल्कुल नई तरीके से लिया है इसको। तो बहुत अच्छा ये इंटरव्यू लोगों को शायद अच्छा लगे, वो तुमने ऐसे मुझे निकाल निकाल के प्रश्न पूछे हैं। जीती रहो बहुत मेरा जन्मदिन क्या, तुम लोग रहो बस ये अच्छे से। हाँ, ठीक है। जी मैम, जी, जी मैम, शुक्रिया।